नमः सर्वेभ्यः। मैं ओम प्रकाश बरबड़े, सहायक प्राध्यापक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर, भाषा एवं वाङ्मय संकुल, संस्कृत विभाग। आज हम संधि विवेचनम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आज केवल संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है एवं संधि को बतलाते हुए अच संधि, अयादि संधि एवं दीर्घ संधि के विषय में चर्चा करेंगे। संधि सर्वप्रथम हम कहते किसे हैं, तो समपूर्वक धा धातु से घय प्रत्यय करके संधि शब्द बना है। ठीक है, तो इसका सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, तो परः सन्निकर्षः, सन्निकर्षः जहाँ निकटता हो, ठीक है, किन की, वर्णों की। ठीक है, जहाँ पर वर्णों की सन्निकटता हो, अत्यधिक निकटता हो, वहाँ पर जो है वो संहिता कहलाता है। संहिता अर्थात संधि होती है। ठीक है, तो अब संधि कहाँ होती है कि सवर्ण, सबसे पहले तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, जहाँ पर तुल्य, आस्य और प्रयत्न हो। ठीक है, आस्य कहते हैं स्थान को और प्रयत्न। ठीक है, तो जहाँ पर स्थान और प्रयत्न जिन वर्णों के क्या हो, तुल्य हो, उसे क्या कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। और जहाँ पर सवर्ण वर्ण मिलते हो वहाँ पर संधि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने संधि को समझा कि समपूर्वक धा धातु से घय प्रत्यय करके संधि बनता है। तो ये कहे कि दो वर्णों का एक वर्ण हो जाना ही संधि कहलाता है। एक सामान्य रूप से यदि देखें तो जहाँ पर सन्निकटता हो, वर्णों की अत्यधिक सन्निकटता हो, वहाँ पर संधि होती है। जैसे एक परिभाषा के तौर पर हम देख सकते हैं कि संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अर्थात संधि कहाँ कहाँ होती है, तो कह रहे हैं कि संहितैक पदे नित्या। ठीक है, एक पद में जो है संधि होती है, एक पद एक शब्द। ठीक है, जैसे हम यदि देखें कि विद्या प्लस आलयः, तो यहाँ क्या है, विद्या शब्द अलग है और आलय शब्द अलग है। परंतु यहाँ पर क्या है, देखो अंत में यदि देखा जाए कि विद्या यदि अलग अलग करें तो अंत में क्या आता है, विद्या आ। ठीक है, आ को अलग निकाल लो और आगे क्या है, आलय, और वहाँ भी आ है। तो इन दोनों के क्या है, स्थान भी तुल्य है और प्रयत्न भी तुल्य है। तो ये दोनों तुल्य होने के कारण यहाँ पर जो है संधि हो जाती है और एक पद बन जाता है। तो क्या बन जाता है, विद्यालय, विद्या प्लस आलयः विद्यालयः, तो एक शब्द बन गया। तो इसलिए कह रहे कि संहितैक पदे नित्या, एक पद में जो है नित्य ही संहिता होती है, संधि होती है। ठीक है, आगे चलें तो आगे करें कि नित्या धातुपसर्गयोः, धातु या उपसर्ग में भी जो है संधि नित्य ही होती है। आगे है नित्या समासे, समास में भी जो है संधि नित्य ही होती है। इनके जो है अलग अलग उदाहरण हम आगे देखेंगे ही। बस आप इतना समझें यहाँ पर कि एक पद में संधि नित्य होती है। ठीक है, धातु और उपसर्ग में भी जो है संधि नित्य होती है और समास में भी संधि जो है नित्य ही होती है। परंतु आगे कह रहे हैं कि सा विवक्षाम अपेक्षते वाक्यस्मिन्, वाक्य में जो है वो विवक्षा के अधीन है। विवक्षा मतलब उनकी इच्छा पर है, जो वाक्य का निर्माण करता है कि उनकी इच्छा पर है कि वहाँ पर संधि करें या न करें। इसलिए कह रहे हैं कि तीन जगह तो संधि नित्य है, एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में, परंतु वाक्य में जो है वो विवक्षा के अधीन होती है। तो इस प्रकार से जो है जहाँ पर वर्णों की अत्यधिक निकटता हो और सवर्ण मिलते हो वहाँ पर जो है वो संधि होती है। एक और दो वर्णों में जो है संधि हो जाती है, एक पद में संधि होती है। अब संधि कितने प्रकार की है, तो कह रहे हैं कि संधि जो है वो 5 प्रकार की हम यहाँ पर देख सकते हैं। अच संधि, हल संधि, ठीक है, विसर्ग संधि, स्वादि संधि आदि जो है। तो आज हमें केवल यहाँ पर जो है अच संधि के अंतर्गत भी जो है 2 प्रकार की संधि को ही देखना है। सबसे पहला है यण संधि। तो यण संधि को समझते हैं हम सूत्र के अनुसार, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार यण संधि का क्या लक्षण है। तो वे लिखते हैं सूत्र इको यणचि। ठीक है, अब सूत्र में क्या कह रहे हैं कि इकः स्थाने यण आदेश भवति अचि परतः, ये उसका सामान्य अर्थ हो गया कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच परे रहते। अब हमें समझना है कि इक क्या चीज़ है, यण क्या चीज़ है और अच क्या चीज़ है। तो एक आपने व्याकरण पढ़ा होगा, व्याकरण के अंतर्गत जो है प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, प्रत्याहार पाणिनीय व्याकरण में जो है सर्वप्रथम अथ शब्दानुशासनम से लेकर के हल सूत्र तक जो है वो सारे के सारे प्रत्याहार सूत्र कहलाते हैं। तो उन्हीं के अंतर्गत जो है एक प्रत्याहार भी बनता है। पहला सूत्र है अ ई उण, दूसरा है रेल रिक। ठीक है, ए ओंग और ऐ औच। तो यहाँ पर क्या है, अ ई उण रेल रिक। तो क्या करना है आपको, ई से लेकर के क आने तक जो है आपको गिनने वर्ण। तो कितने होते हैं, ई उ,
ठीक है, री री कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे इन 4 के स्थान पर जो है यण आदेश होता है। यण किसे कहते हैं, य व र ल, ये भी 4 है। तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, ठीक है, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल, ये आदेश होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इकः स्थाने यण आदेशः भवति। परंतु कब होते हैं, अगले शब्द में क्या होना चाहिए, अच परे होना चाहिए। ठीक है, अच के अंतर्गत क्या है, अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये कितने वर्ण हो गए आपके, 9 वर्ण हो गए। तो ये 9 वर्णों में से जो है कोई सा भी एक वर्ण जो है परे होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें तो सु प्लस आगतम, ठीक है, स्वागतम शब्द जो है आपका, तो स्वागतम में क्या है, सु अधिक आगतम। अब देखिए आपका सूत्र क्या कह रहा है कि एक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो सु में एक क्या चीज़ है, एक कहाँ पर है, एक में क्या क्या आता है, ई उ रील री। तो सु में ई है, नहीं है, उ है, हाँ है। तो उ के स्थान पर क्या होता है, दूसरा वर्ण देखें, य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ई के स्थान पर यह होता है। दूसरा वर्ण क्या है आपका, उ के स्थान पर य व, तो उ के स्थान पर क्या आदेश होगा, व आदेश हो जाएगा। ठीक है, परंतु परे क्या होना चाहिए, अच। तो अच के अंतर्गत आ आता है क्या, सु अधिक आ, तो आता है। ठीक है, क्यों, पहला ही है अ, तो अ से लेकर के अ से जो है आ का भी ग्रहण हो जाता है। तो आगे आ भी है आपका और एक के स्थान पर यण भी हो जाएगा। तो क्या बना आपका, स्व प्लस आगतम। ठीक है, तो ये जो है पूर्व रूप होकर के स्वागतम रूप बन जाता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ई का उदाहरण जैसे इति प्लस आदि ही, इति, ती में क्या है, ई है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आगे क्या है, आदि, इति अधिक आदि इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ई उ का आपने देख लिया है, री का, ठीक है, री का है मातृ प्लस आ, ठीक है, मात्रा, मात्रा शब्द बनता है, तो मातृ प्लस आ मात्रा, तो री के स्थान पर क्या हो गया, र हो गया है। तो इसी प्रकार से जो है अन्य उदाहरण भी, केवल यही उदाहरण नहीं, अनेक आपको साहित्य में देखने के लिए मिल जाएंगे। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यण संधि में क्या समझा कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है यदि अच परे हो तो। स्पष्ट हो गया, इको यणची। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपका है, अगली संधि हम लेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है कि अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र क्या कर रहा है, अकः सवर्णे दीर्घः, तो अक के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है यदि सवर्ण अच परे हो तो। ठीक है, तो अक अभी मैंने गिनाया था, अ ई उ री री, तो इनके स्थान पर जो है दीर्घ आदेश हो जाता है यदि सवर्ण अच परे हो तो। सवर्ण अच ही होना चाहिए, जैसे अ यदि है तो आगे आ होना चाहिए, ई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ई का स्थान क्या है, ईचु यशास तालव्याहा, ई का स्थान तालु है और अ का स्थान क्या है, कंठ है, तो स्थान भिन्न भिन्न है, इसलिए सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, और सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो आपका सूत्र भी नहीं घटेगा। सूत्र क्या कहता है, अकः स्थाने सवर्ण अच दीर्घ भवति, अक के स्थान पर सवर्ण अच ही दीर्घ होगा। ठीक है, सवर्ण संज्ञा तभी होगी जब वो तुल्य होंगे। तो यहाँ पर जो है अ के स्थान पर ई नहीं होगा, अ के स्थान पर आ ही दीर्घ होगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया था आपको, विद्या अधिक आलयः, तो यहाँ पर क्या है, विद्या का आ है और आगे आ शब्द है, तो इन दोनों के स्थान क्या है, तुल्य है, और प्रयत्न भी तुल्य है। इसके कारण जो है यहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे महानुभावः, तो यहाँ पर क्या है, महा प्लस अनुभवः, तो क्या है, महा का आ और आगे अ, तो दोनों के स्थान भी कंठ है, तो तुल्य होने के स्थान सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, और सवर्ण संज्ञा होने से जो है यहाँ पर अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, तो दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई का उदाहरण यदि देखें हम, तो हरि प्लस ईशः, हरीशः, तो हरि में भी ई है और आगे भी ई है, तो दोनों के स्थान तुल्य होने से यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो हरीशः वागीशः, इस प्रकार से उदाहरण बनते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। अक को जो है सवर्ण दीर्घ हो जाता है यदि अच परे हो तो ये उदाहरण आपका अक सवर्ण, ये परिभाषा होगी आपकी अक सवर्णे दीर्घः। आगे है अयादि संधि। अयादि संधि जो है बहुत ही मतलब सरल है, उसका सूत्र है यचो यवा यावः। क्या कहता है सूत्र कि एचः स्थाने अय अव आय आव क्रमानुसारम भवति यदि अच परे हो तो। ठीक है, सभी में जो है अच परे होना चाहिए। तो एच में क्या क्या वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ, 4 वर्ण हो गए, और आदेश भी 4 है। क्या, अय अव आय आव, ये 4 आदेश होते हैं। तो अब क्रमानुसार लगा लें, ए के स्थान पर क्या होगा, अय आदेश होगा। ठीक है, ओ के स्थान पर क्या होगा, अव आदेश होगा,
और ऐ के स्थान पर क्या होगा, आय आदेश होगा, और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो ये एचः स्थाने क्रमानुसारम अय अव आय आव इत्येते आदेशाः भवन्ति अचि परतः, अच परे होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है हरे प्लस ए। ठीक है, हर ये उदाहरण बनेगा आपका। तो हरे अधिक ए, तो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे अंतिम वर्ण क्या आएगा, ए के स्थान पर क्या होता है, अय आदेश होता है यदि अच परे हो। तो हरे प्लस ए अच में आता है, तो अय आदेश कर दो, क्या बना, हरया, और ए जोड़ दो, क्या बन गया, हरये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे नई प्लस अकह, तो नई अधिक अकह, तो आगे क्या है, अच परे है, अकह जो है अच में आता है, और नई में क्या है, ऐ है, तो ऐ क्या स्थान पर क्या आदेश होता है, आय आदेश होता है। तो जोड़ दो, क्या बनेगा, नाय, और अगला अक जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो नायकः। ठीक है, नायकः और औपगवः, इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण जो है आपको साहित्य के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज आपने समझा कि संधि जो है वो दो वर्णों में होती है। ठीक है, तो दो वर्णों में मिल करके जो है, या फिर शब्दों में भी हो जाती है, परंतु एक शब्द बन जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, यहाँ पर विद्या शब्द अलग है, आलय शब्द अलग है, परंतु संधि होने के बाद जो है एक पद बन जाता है। ठीक है, और परः सन्निकर्ष संहिता ये समझ ही लिया था। ठीक है, और संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत अच संधि के अंतर्गत जो है हमने आज यण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि को समझा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अन्य संधियाँ भी जो है हम क्रमानुसार आगे समझेंगे। धन्यवाद।